अखंड भारत संकल्प दिवस। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी। फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यवर्त नाम के एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन निरंतर आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है, जिसे आर्यवर्त कहते हैं। वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र था। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं में टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। लोग लगभग 1650 भाषाएं और बोलियां बोला करते थे। अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। प्राचीन काल से ही भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष स्थित है उसका नाम भारत है और उसकी संतति को भारती कहते हैं। यह श्लोक विष्णु पुराण से निकाला गया है। देशः पृथिवी तस्याम हिमवत्सर समुद्रांतर मुदिचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम त्यक चक्रवर्ती क्षेत्रम। अर्थात हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यंत पूर्व से पश्चिम दिशा में 1000 योजन तक फैला हुआ भूभाग चक्रवर्ती क्षेत्र है। हिमालयम समारंभ्य यावत् इंदु सरोवरम तदेव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर इंदु महासागर तक देव पुरुषों द्वारा निर्मित इस भूभाग को हिंदुस्तान कहते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजर्षि भारत का भी उल्लेख है। मगधराज इंद्रदुम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसके चलते उनके राज को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। जिस खंड पर उसका शासन वास था उसे भारतवर्ष कहा गया है। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। सन 1800 से पहले विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं का शासन था। इन सभी राज्यों की भाषाओं के अधिकांश शब्द संस्कृत के ही थे। मान्यताएं व परंपराएं भी बाकी भारत जैसी ही थी। खान पान, भाषा बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके सब एक से थे। जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में बाहर से मजहब आने लगे, यहाँ की संस्कृति बदलने लगी। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्षों में जो भी आक्रमण हुए हैं, उसमें से सबसे अधिक आक्रमण भारत पर ही हुए हैं। ऐसा इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में कहा है। पर किसी भी इतिहासकार ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। ये थी अखंड भारत की सीमाएं। अखंड भारत इतिहास की पुस्तकों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है। कैलाश मानसरोवर
से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यन प्रदेश हिमालय का अंतिम छोर है। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व आर्यन यानी कि ईरान तक ही है। इन मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदलता है। इस प्रकार से हिमालय हिंद महासागर, आर्यन व इंडोनेशिया के बीच का पूरा भूभाग आर्यवर्त ही कहलाता है। सरस्वती दृष्टद्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। सरस्वती और दृष्टद्वती नामक देव नदियों का मध्यवर्ती भूभाग स्वयं देवों द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नामक देश कहलाता है। उसका वैशिष्ट्य बताते हुए कहा है, यस्मि अंदेशे यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णनाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। अर्थात उस देश में जो आचार परंपरा से चला आ रहा है उसे ही सब वर्णों के लिए सदाचार कहा गया है। अर्थात यह ब्रह्मवर्त क्षेत्र एक महान संस्कृति का उद्गम प्रदेश है। भारत माता की जय। अखंड भारत संकल्प दिवस भाग 2। तो दोस्तों, भाग 1 में आपने अखंड भारत की भूमिका के बारे में सुना। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हिंदुओं के घटने के साथ साथ देश बढ़ता चला गया और भारतवर्ष खंडित होता रहा। सन 1947 में भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन था। अंग्रेजों का 350 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके बाद 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन। 1857 में भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। रूस और ब्रिटिश शासकों ने अफगानिस्तान को बनाया। 1834 में प्रक्रिया शुरू हुई और 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गया। अफगानिस्तान के लोग शैव व प्रकृति के पूजक थे। मत से वह लोग बौद्ध मत अवलंबी थे। 1904 में नेपाल को दिया आजाद रेजिडेंट का दर्जा। मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय शरण ली थी। अंग्रेजों ने विचार पूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। 1906 में भूटान, जो कि एक वैदिक बौद्ध भूभाग था, उसको रेजिडेंट के माध्यम से चाइना के विस्तारवाद पर अंग्रेजों ने नजर रखना शुरू किया। यहाँ खनिज व वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ के जातीय जीवन को धीरे धीरे मुख्य भारतीय धारा से अलग कर मनतांत्रित किया गया। 1836 में उत्तर भारत में चर्च ने अत्यधिक विस्तार कर नए नियमों की रचना कर डाली। फिर एक नए देश का निर्माण हो गया। तिब्बत पर चीन ने किया कब्जा। 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन व भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण करने का निर्णय हुआ। हिमालय को बांटना और तिब्बत को अलग करने का षड्यंत्र रचा गया। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की उदासीनता के कारण चीन ने तिब्बत को पूरी तरह निगल लिया। 1935 व 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग कर राजनीतिक देश की मान्यता दी गई।
दो देशों से हुए तीन। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की ही थी। ये देश दो भागों में बटा हुआ था और दोनों के बीच की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर थी। 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से एक अलग देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत विभाजन स्थापित सत्य नहीं है। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहूदियों को अपने ही देश इजराइल से विस्थापित होना पड़ा, परंतु लगभग 1800 वर्षों तक संघर्ष व प्रचंड इच्छा शक्ति के चलते 1948 में उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद आजादी संभव लगती थी, परंतु देश 1947 में स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता के पूर्व भारत विभाजन असंभव लगता था। पंडित नेहरू ने विभाजन की मांग को विलक्षण मूर्खता यानी कि फंटास्टिक नॉनसेंस कहा था, परंतु 1947 में विभाजन हो गया। 1970 के पूर्व बांग्लादेश की कोई सोच भी नहीं सकता था, परंतु 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी जो कि समाजवादी विचारधारा से थी और पश्चिमी जर्मनी जो कि पूंजीवादी विचारधारा से थी। राजधानी बर्लिन में दीवार बनाकर दो भागों में जर्मनी को बांट दिया गया, परंतु जनता की तीव्र इच्छा शक्ति के कारण 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और 1990 में दोनों देश एक हो गए। विश्व की महाशक्ति सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ और 15 नए देश बने। इतिहास ऐसी असंभव घटनाओं से भरा पड़ा है। इच्छा शक्ति और प्रयत्नों से असंभव को संभव किया जा सकता है। यही विचार प्रत्येक भारतवासी को होना चाहिए। धन्यवाद। तो अखंड भारत लगता होगा असंभव, लेकिन होगा नहीं, ऐसा कैसे कैसे? जो संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे, इसी जीवन में देखेंगे। भारत को अखंड होना है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को एक नीड़ बनाने का सपना लेकर भारत चलता है। भुवन त्रय को स्वदेश मानकर संपूर्ण वसुधा हमारी कुटुंब है, ऐसी आत्मीयता मन में लेकर भारत को, संपूर्ण दुनिया को फिर से सुख शांति की प्राप्ति करा देना है। तो ये उसके निमित्त बनने वाले हम ही होंगे, भारत पुत्र। ये कैसे होगा? ये कल्पना है, कभी कभी असंभव लगती है। अखंड भारत, बहुत लोग पूछते होगा क्या? होने को तो जल्दी हो सकता है। भारत का विभाजन होने के 6 महीने पहले अगर आप पूछते तो कोई कहता नहीं भारत का विभाजन। पंडित नेहरू को पूछा था कि पाकिस्तान नाम का नया निकला है, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा यह मूर्खों का स्वप्न है। ऐसा कभी होता है क्या? लॉर्ड वेवेल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, गॉड हैज मेड इंडिया वन, हु आर वी टू डिवाइड इट। लेकिन हो तो गया। वो जो असंभव लगने वाली बात थी वो अगर हो गई तो अखंड भारत लगता होगा असंभव, लेकिन होगा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते? क्योंकि उसके होने की आवश्यकता है। खंडित भारत को जितनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक आवश्यकता उस खंडित भारत के जो बिखर गए टुकड़े और आज अपने आप को भारत नहीं कहते, उनको है। क्योंकि आप देखिए कि जब से वो भारत नाम से अलग हो गए, तब से अभी मैं यहां बोल रहा हूं, इस क्षण तक का उनका इतिहास क्या है, घटनाक्रम क्या है। गांधार का अफगानिस्तान बन गया, जिस दिन बन गया होगा उस दिन से अब तक अफगानिस्तान में सुख शांति है क्या? पाकिस्तान बना उस दिन से अब तक पाकिस्तान में सुख शांति है क्या? अखंड भारत के जो भूभाग आज भारत नहीं कहलाते, उनमें दुख ही दुख है। सब करके देख लिया, उपाय नहीं मिलता, क्योंकि उपाय तो एक ही है। जहां से उनकी प्राण की ऊर्जा है उसके साथ वो जुड़ जाए।
तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई ये साम्राज्यवाद वगैरह की बात नहीं है। हम उनको जोड़ना चाहते हैं, हम उनको दबाना नहीं चाहते। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी सत्ता से नहीं होता, हमारा मतलब होता है हमारे जोड़ने वाली प्राण शक्ति से, और वो प्राण शक्ति है धर्म, जो सनातन है, जो मानव धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है। उसी को ही आज हिंदू धर्म कहते हैं। अगर आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं करना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अद्यतन एडिशन निकालिए। उन्होंने उसमें धर्म शब्द की, उन्होंने जो पहली व्याख्या लिखी थी उसको बदल के नई सुधारित व्याख्या की है धर्म। और वो कहते हैं कि ये एक भारतीय शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि वो एक वैश्विक नियम है। वैश्विक है यानी सबका है, हमने बनाया नहीं किसी ने, वो है, इसलिए वो सनातन है। उसका आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं, क्योंकि विश्व उस नियम पर चलता है। उसका अंत होना है तो विश्व को पहले अंत होना पड़ेगा। वो धर्म हमारा प्राण है, उसके साथ जुड़ जाएंगे। मां का अद्भुत आकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे, हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जलथल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे, इसी जीवन में देखेंगे। और ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 1947 में लिखी गई कविता। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए उस समय की कविता है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।